जब उमर साहब को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीच में से टूट रही है और ये प्रबल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा जो है वो टूटेगा और अलग हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वे उमर अब्दुल्ला साहब इज रनिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर। जानकारी क्यों नहीं है? जब उनके एमएलएज ओपनली रिवोल्ट करते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा नहीं लगाते हैं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ऑन रिकॉर्ड हैं ये रिवोल्ट करने के लिए कि कश्मीर के मंत्री जो है वो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरफ ध्यान नहीं देते, नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम ये बताए कि कौन सा एमएलए था जिससे बातचीत की गई, कौन सी जगह पे बातचीत की गई, फिर उसकी अटेंडिंग एविडेंस लेना में कौन सी मुश्किल है। अगर आप कह देते हो कि किसी एक एमएलए मखसूस का नाम लेते हो कि जनाब इसके साथ मुलाकात हुई है, एमएलए साहब के घर में हुई है या उस एडवोकेट साहब के घर में हुई है, तो फिर तो अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस, अटेंडिंग एविडेंस लेने में क्या मुश्किल। लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो एक तरफ हो गए हैं, जो नए चुन के आए हैं एमएलएज वो भी दूसरी तरफ हैं। वो मिनिस्टर बनने के लिए लड़ाई हो या पार्टी में काम करवाने की लड़ाई हो या पार्टी में कुछ नेता जिनका कद जो है उमर साहब ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हो गए, इसी तरह कुछ और नेता हैं जिनका कद उमर साहब ने इतना बढ़ा दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की भी बात नहीं। बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट में लायर जो बीजेपी का ऑफिस बेयरर भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए हमने उमर साहब को नोटिस भी दिया कि अगर आपने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई लायर जो बीजेपी का ऑफिस बेयरर है जिसने ये ऑफर दी है एक एमएलए को, तो उसका नाम जो है बताइए। और मुझे समझ नहीं आता एक एमएलए को ऑफर देने से क्या होगा। संख्या बल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ब्रेक होना है तो कितने एमएलए की जरूरत है। तो ये खुद ही बचकाना सी बात लगती है कि किसी एक एमएलए को किसी ने। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए को 20 से 30 करोड़ का प्रलोभन दिया और उसे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए, सरकार हम बनाएंगे, आपको मंत्री भी बनाएंगे और बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे। मिर्जाज से भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सीनियर वकील सुनील सेठी साहब, सेठ साहब बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहले तो ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की कौन से बड़े वकील हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी एक जम्मू बेस्ड एमएलए को 30 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट में लायर जो बीजेपी का ऑफिस बेयरर भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए हमने उमर साहब को नोटिस भी दिया कि अगर आपने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई लायर जो बीजेपी का ऑफिस बेयरर है जिसने ये ऑफर दी है एक एमएलए को, तो उसका नाम जो है बताइए। और मुझे समझ नहीं आता एक एमएलए को ऑफर देने से क्या होगा। संख्या बल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ब्रेक होना है तो कितने एमएलए की जरूरत है। तो ये खुद ही बचकाना सी बात लगती है कि किसी एक एमएलए को किसी ने अप्रोच किया हो। और तथ्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं है, ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी एमएलए को अप्रोच कर रहे हैं, ना ग्रुप ऑफ एमएलएज को अप्रोच कर रहे हैं। नीदर वी वांट नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट टू ब्रेक। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये स्टेटमेंट दी है, उमर साहब ने स्टेटमेंट दी है, तो क्यों दी है, अब मुझे ये भी समझना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दरार जो है वो पड़ी हुई है, वो उमर साहब को भी पता है। जो सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो एक तरफ हो गए हैं, जो नए चुन के आए हैं एमएलएज वो भी दूसरी तरफ हैं। वो मिनिस्टर बनने के लिए लड़ाई हो या पार्टी में काम करवाने की लड़ाई हो या पार्टी में कुछ नेता जिनका कद जो है उमर साहब ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हो गए, इसी तरह कुछ और नेता हैं जिनका कद उमर साहब ने इतना बढ़ा दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की भी बात नहीं सुनते, उनके खिलाफ अलग से रोष है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ए डिवाइडेड हाउस। अब जब उमर साहब को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीच में से टूट रही है और ये प्रबल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा जो है वो टूटेगा और अलग हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वे उमर अब्दुल्ला साहब इज रनिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर। अगर ये टूटना जो है ये प्रबल है, ये ज़रूरी है कि ये टूट जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो फिर ब्लेम किस पे डाला जाए? क्योंकि उमर साहब अपने पे ब्लेम तो लेंगे नहीं कि मेरी पॉलिसीज़ की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट रही है।
तो बहाना उसके लिए बनाने के लिए जो है वो ये आ गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है ताकि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस में से कोई एक धड़ा टूट जाता है तो उमर साहब ये कह सके कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये पैसे का ऑफर हो रहे हैं तो इसलिए ये टूट गई। लेकिन ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना जिसकी गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में भी है, ज़्यादातर स्टेट्स में भी है, इस तरह के बयान करना जो है उमर साहब का वो कोई उतनी छोटी बात भी नहीं है। इसको कैजुअली नहीं लिया जा सकता है। उमर साहब समझते हैं कि इसको हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर के ऊपर ले और उसके साथ पॉलिटिकल ही लड़ाई करें और हम वापस वैसी ही स्टेटमेंट कोई करते, वैसा नहीं होगा। लेकिन मामला तो ये भी है ना सेठ साहब, जैसे आप जानकारी खुद दे रहे हैं कि नहीं 2 धड़े हो गए हैं, बीच से टूट गए हैं, तो जब ये जानकारी बीजेपी के लीडर देना शुरू करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, उमर अब्दुल्ला तो कहेंगे कि भाई बीजेपी वालों को इस सब की जानकारी है, मुझे नहीं है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को जानकारी क्यों नहीं है? जब उनके एमएलएज ओपनली रिवोल्ट करते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा नहीं लगाते, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ऑन रिकॉर्ड हैं ये रिवोल्ट करने के लिए कि कश्मीर के मंत्री जो है वो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरफ ध्यान नहीं देते। अब ये तो बीजेपी को खाली थोड़ी ना पता है, ये तो मीडिया में हर किसी को पता है और इनकी आपसी लड़ाई जो है वो तो ओपनली सामने आई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा था पुंछ राजौरी का, क्यों दौरा बीच में से टूट गया, क्यों छूट गया दौरा, क्यों पूरा नहीं कर पाए? तो ये सारी चीजें हैं कि ये सारी चीजें उमर साहब को भी पता है, बहाना ढूंढने की बात है। और पॉलिटिक्स में एक चीज है कि जब आदमी गुस्से से आके बोलना शुरू करे तो इसका मतलब है कि उसके बीच का डर बोल रहा है। पॉलिटिशियन उमर साहब कितनी बार गुस्से में बोले होंगे, जो उन्होंने ये बयान दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो गुस्से में बोल के कह रहे थे। वो गुस्सा उनका डर था अंदर से कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर किसी कुछ किए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही बीच में से टूट रही है। लेकिन सेठ साहब ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि आपके कुछ किए बगैर टूट रही है, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील तो जो आपकी और मेरी जानकारी में, क्योंकि वो मुजफ्फर खान है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस करते हैं शायद सुप्रीम कोर्ट में, जिस समय ये सारा बवाल हुआ तो उस समय सबको ये लग रहा। देखें, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेयरर जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी है, तो करता है कोई प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में? कौन? मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेयरर में से सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई प्रैक्टिस करने वाला है तो जम्मू कश्मीर के बीच में किसी की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, कोई नहीं। तो आपकी मुलाकात इन्वॉल्वमेंट होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के साथ, या आपकी कोई मुलाकात नहीं? मेरी कोई मुलाकात नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के साथ पॉलिटिकल नहीं होती है। उनमें से कुछ जो है वो मेरे नोन हैं, दोस्त हैं, वो उनसे बातचीत होती है, लेकिन पॉलिटिकल बात हम नहीं करते। कुछ आपके कुछ वो भी होंगे जिनके केस आप लड़ रहे होंगे? डेफिनेटली हैं, ऐसे हैं मेरे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के केस भी हैं, कांग्रेस वालों के भी हैं, पीडीपी वालों के भी हैं, सबके हैं। वो तो प्रोफेशनल मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं उनके केसेस तो करता हूँ। अच्छा, मुझे अपनी बताइएगा कि जैसे आपने कहा प्रलोभन नहीं दिया, तो चर्चा चारों तरफ ये है कि भाई कौन एमएलए है, कम से कम वो एमएलए ही खुद आके पब्लिक में बता दे कि भैया मुझे दिए गए थे। मुझे हम तो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम ये बताए कि कौन सा एमएलए था जिससे बातचीत की गई, कौन सी जगह पे बातचीत की गई, फिर उसकी अटेंडिंग एविडेंस लेना में कौन सी मुश्किल है। अगर आप कह देते हो कि किसी एक एमएलए मखसूस का नाम लेते हो कि जनाब इसके साथ मुलाकात हुई है, एमएलए साहब के घर में हुई है या उस एडवोकेट साहब के घर में हुई है, तो फिर तो अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस, अटेंडिंग एविडेंस लेने में क्या मुश्किल है? वो तो देखना है कि दोनों जो है वो वहाँ पे थे या नहीं थे, क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई, वो तो इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें काफ़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन ये कभी बताया नहीं जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिए सर, कल उमर साहब की जो रिएक्शन आई, उमर साहब ने कहीं पे भी बात कर रहा था, मैं चाहता था उसने कहीं पे भी उमर साहब ने उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं किया है, दोबारा नहीं। He never said कि वो जो स्टेटमेंट मैंने दी थी वो करेक्ट है। उसने कहा कि स्टेटमेंट से बचने के लिए मैं असेंबली में जाके स्टेटमेंट दे सकता था, इम्यूनिटी ले सकता था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके साथ पॉलिटिकल लड़ाई होनी चाहिए, लीगल नहीं होनी चाहिए। अब तो कहाँ पे उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट मैंने जो दी है वो सच स्टेटमेंट दी है, तथ्य पे आधारित है? किसने बताया उमर साहब को? कौन एमएलए है जिसने उमर साहब को बताया? क्यों नाम उसका नहीं बताते हैं? अरे मुझे बताइए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब आपको भी लीगल नोटिस भेजेंगे। जरूर दीजिए, अगर हमसे कोई क्राइम हुआ है तो हमारे को नोटिस जरूर दीजिए। पॉलिटिकल तनकी करना अलग बात है। जैसे
उमर साहब अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज गलत हैं, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ठीक तरह से नहीं चला रही, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में ये काम जो है डेवलपमेंट के नहीं हुए, ये ठीक है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दे के एमएलएज को खरीदने की कोशिश की, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, पॉलिटिकल पॉलिसी पे स्टेटमेंट नहीं है। जस्टिफाई करते हैं ना, वो कहते हैं आगे आपको कि आपने तृणमूल तोड़ी, आपने शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे तोड़ी, आपने देश में जहां जहां पर भी कहीं पारिवारिक पार्टियां थी सब तोड़ दी। अब केवल झारखंड में शिबू सोरेन के सुपुत्र बचे हैं और जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार। देखिए, आप अगर बात करना चाहते हैं तो मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है बात करने में। शिवसेना तोड़ने में कहीं पे ये एलिगेशन आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को पैसे दिए या कोई प्रलोभन दिया? शिवसेना टूटी क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब भी वैसे ही काम कर रहे थे जैसे उमर साहब काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ एक धड़ा शिवसेना से उठा जिसने शिवसेना को तोड़ दिया। और अगर ये लड़ाई ऐसे ही होती कि जो शिवसेना का हिस्सा अलग हुआ उसके साथ जो है लोगों का मैंडेट नहीं होता तो बाद के इलेक्शन में जो हार जाते हैं, लेकिन बाद के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो पीछे रह जाती है और टूटी हुई शिवसेना जो है वो आगे बढ़ के आती है। उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर ये कहना है जब आपने पूरे देश में ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, सब तोड़ दिए, अब वो कहते हैं कि मुझे बीजेपी पे विश्वास नहीं है, बीजेपी मेरी पार्टी भी तोड़ेगी। बीजेपी ने किसी पार्टी को तोड़ा नहीं, पार्टी को तोड़ा है उनके अपने नेतृत्व की कमी से। आप भी तो कोशिश कर सकते हो बीजेपी को तोड़ने की, क्या टूट जाएंगे? हम क्या टूट जाएंगे? जब कांग्रेस पावर में थी उन्होंने भी कोशिश की बीजेपी को तोड़ने की, बीजेपी तो नहीं टूटी। जो पार्टियां आइडियोलॉजिकली जो है वो कम्पैक्ट यूनिट्स होती हैं वो नहीं टूटती हैं। जो पार्टियां पारिवारिक पार्टियां होती हैं जिसमें एक शख्स के इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स होती है वो टूटती है। आप देखिए 13 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा स्टेटमेंट्स वगैरह दी। आप पर आरोप भी लगे, उन्होंने कहा कि आपने इसलिए उमर अब्दुल्ला को रोका 13 जुलाई के जो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ सर उपलक्ष्य में 13 जुलाई को जिसने मारा था वो शासक हिंदू था। मैं उस पर बाद में आता हूँ। 13 जुलाई को जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि 13 जुलाई की घटना जो है वो शख्सी हुकूमत के खिलाफ है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, महाराजा। उन्होंने कहा तो शख्सी हुकूमत क्या खत्म हो गई? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से पूछना चाहता हूँ, महाराजा हरि सिंह जी की जगह शेख अब्दुल्ला की फैमिली आके बैठ गई, हुकूमत तो शख्सी ही रही। आप इलेक्शन में जाओगे कुछ भी करोगे लोग, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन जो है वो परिवार को पॉलिटिक्स में पावर देने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो शख्सी हुकूमत के खिलाफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आज कोई धड़ा उठ के खड़ा होता है जो कहता है कि हमको परिवार की इस राजनीति से बाहर निकालना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? मतलब बख्शी गुलाम मोहम्मद, जीएम सादिक या उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर रहे हैं गुलाम मोहम्मद शाह, उस कद का कौन सा लीडर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में है जिसको आपको लगता है कि वो एक धड़े को लेकर जो है बाहर निकल सकते हैं? देखिए, इस पे कमेंट मैं नहीं कर सकता। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंतरिक लड़ाई है, इसके बारे में अगर मैं कमेंट करूंगा तो फिर मैं अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई के बीच में इन्वॉल्व कराऊं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में से लगता है कि वहां बड़े लीडर मौजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन डिससेटिस्फाइड है, कौन अनसेटिस्फाइड है, कौन अलग हो सकता है, कौन साथ में रह सकता है, दिस इज द इंटरनल इशू ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये देख रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में लड़ाई पिछले कुछ अरसे से, कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो बढ़ी हुई लड़ाई किसी ना किसी जो है दिन वो ज्वालामुखी तो फूटेगा। ठीक है, तो कोई एक बड़ा लीडर जो आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये आपको लगता है? क्योंकि मैं तो जिस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, ना कोई बख्शी आज पार्टी में है, ना जीएम सादिक कोई है, ना जीएम शाह कोई है, तो कौन है पार्टी के अंदर जो आपको लगता है कि जिसमें इतनी कैपेसिटी है जो पार्टी को अलग कर सकता है, शिंदे बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि बख्शी साहब या सादिक साहब या जीएम शाह साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में से ही निकले थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिसेंट कहाँ से आएगी इसके बारे में कहना जो है मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से व्यापक तौर के ऊपर डिसेंट है वो लगता है कि किसी न किसी दिन उठ के बाहर आएगी। अंत में सेठ साहब मुझे बताइए, कल उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि 13 जुलाई के जो शहीद हैं, मार्टियर हैं, हमें वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि उन्हें जिन्होंने मारा था वो शासक हिंदू था
और बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, इसलिए हमें वहां जाने नहीं दिया गया। 1931 के बारे में बात करने से पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि अब्दुल कादिर कौन था। 1931 का सहारा लिया गया कश्मीर में सेपरेटिज्म को और टेररिज्म को लाने में। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने 1931 को होने वाली छुट्टी और उसकी सेलिब्रेशंस और उसकी मेमोरियल सर्विसेज को बंद किया है, दैट इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर मेरी यूनियन टेरिटरी का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है किसी हालत में, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है कि उन हालात को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो केवल पार्टी पर कटाक्ष नहीं है, बल्कि वो गंभीर आरोप हैं। अगर उनके पास सबूत होते तो वो अपने वक्तव्य में जो उन्होंने बाद में दोबारा दिया उसमें जरूर दोहराते इन सभी आरोपों को, मगर चूंकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, इसीलिए हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है और अगर वो कुछ भेजेंगे हम उसका भी स्वागत करेंगे।